खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ फिर वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक उर्मिलेश जी। और आज चर्चा का विषय है जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जय भीम को लेकर कुछ विवाद भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक महत्वपूर्ण विवाद भाषा के सवाल को लेकर उठाया जा रहा है और दूसरा कुछ अम्बेडकर कथित अम्बेडकरवादियों की ओर से उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से जय भीम नाम है, फ़िल्म में उस तरह का कथानक नहीं है, ये कंटेंट उस तरह का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही संकुचित नज़रिया है फ़िल्म को देखने का। मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं। एक इतिहास के छात्र होने के नाते और एक अ, फ़िल्म के दर्शक होने के नाते 2 समीक्षा मैंने की है। एक समीक्षा नितिन मेश्राम जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनके साथ वकील के नज़रिए से हमने देखने की कोशिश की है। और आज मैंने आग्रह किया था उर्मिलेश जी से कि एक पत्रकार के नज़रिए से इस फ़िल्म को कैसे देखा जाए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। पहले मैं बता दूं कि उर्मिलेश जी ने इस फ़िल्म के बारे में अपने फ़ेसबुक पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अभी-अभी जय भीम देखकर उठा हूँ, बहुत दिनों बाद कोई फ़िल्म देखी, वो भी बेमिसाल। आज रात नींद जल्दी नहीं आएगी। 2 दिन पहले इन्होंने फ़ेसबुक पर लिखा था और उर्मिलेश जी से हमने आग्रह किया था कि आखिर ऐसा क्या है फ़िल्म में, करीब 40 साल से ज़्यादा से आप फ़िल्म देख रहे होंगे, इसमें क्या ख़ास बात है? स्वागत है सर। उर्मिलेश जी, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। जी, शुक्रिया रतनलाल जी। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, ठीक-ठाक। क्या बेमिसाल है जय भीम में? देखिए, इस फ़िल्म में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे नज़र आती है, ये फ़िल्म बहुत रियल है हुँ, और जो घटनाक्रम है वो तो रियल है ही है। पूरी दुनिया हुँ, को अब हो गया है कि वाक़ई ये जो फ़िल्म है, जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, जो कथानक है, वो एक रियल घटना पर है। ये एक घटित जी, घटना है। तो एक जी, तो ये इस कहानी की जो 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 इसका जो यथार्थ है, वह कितना बेजोड़ है कि एक सच्ची घटना पर फ़िल्म बनाई गई है और घटना जितनी भयावह है, वह पूरी भयावहता, बल्कि उससे भी ज़्यादा भयावहता फ़िल्म के डायरेक्टर ने और जो उसकी टीम है, उन सब ने एक तरह से रिक्रिएट किया है। और मैं समझता हूँ कि रचना क्या है, कला क्या है, एक बेहतर जो कलात्मकता है वो क्या है? वो रियलिटी का बेहतर रिक्रिएशन है। जी, जो समाज में चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको उस पूरी जटिलता के साथ उसको पुनर्रचित करना कहानी में, कविता में, उपन्यास में, फ़िल्म में, यही बेहतर रचनात्मकता है। जी, तो केवल आप कहें कि कोई चीज़ है तो उसका फ़ोटो केवल ला दिया जाए, तो उससे कला नहीं बन जाती। इसीलिए एक साधारण फ़ोटो खींचने वाला और एक जो कलात्मक फ़ोटोग्राफ़र है, दोनों का यही फ़र्क है। हम आप जी, जो बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, ज़्यादा कौशल नहीं है, वो फ़ोटो खींच लिया खत्म बात। लेकिन एक जी, बड़ा फ़ोटोग्राफ़र होता है, वो जो फ़ोटोग्राफ़ खींचता है, तो उस फ़ोटोग्राफ़ में जो जिस चीज़ का, जिस ऑब्जेक्ट को वो चित्रित कर रहा होता है, उसकी ज़रूर कोई जटिलता, उसकी उसके यथार्थ की एक ऐसी कड़ी जिसको हम आप नहीं समझ पाए या नहीं देख पाए, वो सामने लाता है। मैं समझता हूँ कि इस फ़िल्म की सबसे बड़ी ताकत है कि एक सच्ची घटना को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ व्यक्त करती है ये फ़िल्म और वो पर्दे पर ऐसा लगता है कि आप जो घटना देख रहे हैं, वो वही घटना है, उसी तरह की घटना है और मैं समझता हूँ कि भारत में इस तरह की घटनाएँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, ये बहुत आम है। ये कोई अनहर्ड नहीं है और ना अनसीन है। तो उसको डिपिक्ट करना मैं समझता हूँ कि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है और ये इस व्यवस्था से इस व्यवस्था के जो विरूप चेहरा जो इस व्यवस्था का है, उसके प्रति एक दर्शकों में आक्रोश जगाती है और अगर कोई साहित्य बेहतर बदलाव के लिए आक्रोश नहीं जगाता पाठक में और दर्शक में, तो फिर बेकार है वो कला।
वो मैं नहीं समझता कि वो रचना बहुत ताकतवर है। इसीलिए मैं इस फ़िल्म को ताकतवर मानता हूँ, क्योंकि वो देखने वालों में व्यवस्था के प्रति, इस तरह की व्यवस्था के प्रति आक्रोश जगाती है और एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण की एक तरह से अपील पैदा करती है। कि लोग सोचें कि हमारी व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? ठीक है, हम 3 बेडरूम के घर में रह रहे हैं, हम 2 बेडरूम के घर में रहें, हम अपार्टमेंट में रहें, हम कोठी में रह रहे हैं, लेकिन इतने हमारे हमारे देश में इतने सारे लोग इस तरह से बेहाल हैं कि वो चूहा पकड़ते हैं खाने के लिए, वो लोगों के खेतों में चूहा पकड़ते हैं ताकि फसल की बर्बादी ना हो। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों को ही फिर इल्ज़ाम में फँसा दिया जाता है कि वो चोर है, उचक्का है, वो बदमाश है, वो अपराधी है और ऐसे निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर किस तरह यह व्यवस्था, जो स्वयं अपराधी है, एक अपराधी व्यवस्था निर्दोष लोगों को कैसे अपराधी बनाती है, मैं समझता हूँ कि इस पूरे के पूरे विराट सच को ये फ़िल्म ईमानदारी से सामने लाती है। मैं इसके निर्देशक को, इसके डायरेक्टर को, इसके जितने कैरेक्टर्स हैं मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस फ़िल्म को नए ढंग से देखने की ज़रूरत है। सर तमिलनाडु चाहे सोशल मूवमेंट हो, कल्चरल इडियम्स हो, जो सिंबल्स हो या फिर पॉलिटिक्स हो, अभी स्टालिन को हमने देखा नीट पे और ओबीसी रिजर्वेशन वाले मामले पर खुलकर उन्होंने पोजीशनिंग की थी। क्या तमिल फिल्म जो है एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे और कंटेंट के लेवल पे, टेक्नोलॉजी तो है ही, उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनती है वहां पे, तो क्या एक पैरेलल दे रहा है भारत की सिनेमा को? देखिए, तमिल फ़िल्मों में अलग-अलग ट्रेंड रहे हैं। एक ज़माने में मैं फ़िल्में काफ़ी देखता था और फ़िल्मों में मेरी गहरी रुचि थी। लिखना-पढ़ना भी फ़िल्मों पर होता था और शुरू के दौर में जब मैं पीएचडी करता था जेएनयू में, उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ और जर्नलिज़्म में आने के बाद भी कुछ समय तक मैंने फ़िल्मों पर लिखना-पढ़ना जारी रखा था। साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए मैंने कई फ़िल्मों पर, देश की और विदेश की कई फ़िल्मों पर लिखा, लेकिन बाद के दिनों में जब मैं पॉलिटिकल जर्नलिज़्म में आ गया, तो फ़िल्मों पर लिखने का और फ़िल्मों को देखने का जो मेरा शौक था, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि वक़्त की कमी और दूसरा कि मेरी विधा बदल गई, मेरा क्षेत्र बदल गया जर्नलिज़्म में, तो मेरी रुचि रही है। तो उन दिनों भी मैं तमिल फ़िल्में मैंने देखी थी और मुझे आज भी याद है कि एक फ़िल्म, तमिल फ़िल्म देखी थी, तनीर तनीर। तनीर का मतलब पानी होता है और जी। बेजोड़ फ़िल्म थी। संभवतः के बालगोपाल की फ़िल्म थी। हमको इस समय एग्ज़ैक्टली अगर नाम भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करेंगे तमिल फ़िल्म के जानकार लोग। जी। अ, बेजोड़ फ़िल्म थी और इस तरह से तमिलनाडु में बहुत बुरी फ़िल्में भी बनती हैं और बहुत अच्छी फ़िल्में भी बनती हैं। मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ की कल्चर है, वहाँ की जो सामाजिकता है, वो हिंदी हार्टलैंड से बिल्कुल अलग है और उसका रिफ्लेक्शन वहाँ के कल्चर में, लिटरेचर में, आर्ट में हमेशा दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन ये इस तरह की फ़िल्में तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं बनती हैं। जैसे तेलुगु में भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं बनती हैं, बल्कि मलयालम में उनकी संख्या ठीक-ठाक रही है एक ज़माने में, अभी भी संभवतः होगी, मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मलयालम में भी फ़िल्में बहुत बेजोड़ बनती रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अ, और ये समानांतर सिनेमा जो हिंदी का रहा है, माने जो बम्बई का, बॉलीवुड में जो एक समानांतर पैरेलल सिनेमा आया, उससे अलग इसके 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 मुहावरे थे, ये जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये एक अलग विरासत, अलग परंपरा उनकी है। ये हिंदी के समानांतर सिनेमा से अलग है। तो ये एक बहुत मार्के की बात है। और इस फ़िल्म को अगर आप देखें, इस फ़िल्म को, तो यह भी समानांतर सिनेमा जो हिंदी का रहा है, जिसमें काव्यात्मकता, कलात्मकता, कौशल, खूबसूरती फ़िल्म की, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो दरअसल ये फ़िल्म बड़े पैमाने की फ़िल्म, बड़े बड़े पटल की फ़िल्म है और ये कोई एक समानांतर किस्म की फ़िल्म नहीं है कि कुछ विशिष्ट किस्म के दर्शकों की केवल तलाश करती है। ये आम दर्शकों तक अपनी बात ले जाती है। यानी जो लोग लैला मजनू फ़िल्म देखते हैं, जो लोग कोई भी और दूसरी फ़िल्म देखते हैं, मेरे महबूब या मुग़ल-ए-आज़म या अच्छी-बुरी तमाम फ़िल्मों के आप नाम ले लीजिए बॉलीवुड की, तो ऐसे लोग तमिलनाडु में भी जो आम फ़िल्में देखते हैं, ये फ़िल्म उन लोगों को एड्रेस है। ये फ़िल्म उन्हीं लोगों के बीच में जाने वाली फ़िल्म है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ प्रोफ़ेसरों, कुछ इंटेलेक्चुअलों
कुछ पत्रकारों, कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ये देखी जाने वाली फ़िल्म है, जो समानांतर सिनेमा के दौरान हिंदी में ज़्यादातर ऐसी फ़िल्में बनी, जो विशिष्ट दर्शक केवल जिसके थे और बहुत पढ़े-लिखे लोग थे। उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की सर, जो कैरेक्टर्स हैं और उनको जिस तरह से पेश किया गया है, वो एकदम नेचुरल लगता है। जो हीरो है, हीरोइन है या पुलिस है, वो नेचुरल लगता है, सब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक उस तरह का नहीं लगता है, दिखावटीपन, नाच-गाना नहीं है, कुछ धूम-धड़ाम नहीं है। पूरी फ़िल्म बाँधे रखती है, मतलब दोनों 2 घंटे। जी हाँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं खासकर अगर आप बम्बई में जो मुंबई कहलाता है अब, वहाँ के निर्देशकों से और प्रोड्यूसर से बात कीजिए कि भई आप फ़िल्मों में ये सब नौटंकियाँ क्यों इतनी लाते हैं? तो वो कहेंगे कि भई देखेंगे कैसे लोग? बिना 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 हम अगर हीरो-हीरोइन को हम पेड़ के इर्द-गिर्द या किसी बगीचे के में ना नचाएँ और ना घुमाएँ और म तरह-तरह के हथकंडे ना अपनाएँ जो बॉक्स ऑफिस पर मसाला बोला जाता है कि मसाला, तो मसाला आइटम अगर ना डालें, तो फ़िल्म देखेंगे कैसे लोग? लेकिन ये फ़िल्म बताती है और ऐसी बहुत सारी फ़िल्में साउथ में बनती हैं खासकर मलयालम में, तमिल में, कि कैसे इन मसालों के बगैर फ़िल्म देखी जा सकती है और फ़िल्म को बहुत पॉपुलैरिटी मिल सकती है। ये इस फ़िल्म का उदाहरण है। देखिए, इस फ़िल्म में भी कहीं-कहीं आपको नाटकीयता दिखेगी। बहुत रियल कैरेक्टर्स, रियल स्टोरी के बावजूद भी कई जगह लोगों को लगेगा ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, वह भी इस फ़िल्म की ज़रूरत है। जैसे जी। जो एडवोकेट चंद्रू है, उसमें उसका आक्रोश, उसका 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 हाव-भाव, उसके तौर-तरीके, बहुत सारे आम वकील जो होते हैं, जो कोर्ट में, आप कहेंगे कि भई ये रियल नहीं लगता, ये तो बड़ा अजीब-सा वकील है, आता है, बैठता है, बैग पटकता है, बैठ जाता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और फिर वो आर्ग्यू करता है, हैं? और ज़्यादा मिलता-जुलता नहीं लोगों से, बड़ा अजीब-सा वकील है, ऐसा वकील तो 30 हज़ारी में नहीं दिखाई देता या ऐसा वकील तो हमको पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं दिखाई देता या कहीं भी और तो कोई ये कह सकता है कि ऐसे वकील तो नहीं दिखते ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे वकील दिखते हैं। हुँ। आपके देखने का नज़रिया हो और आप कहाँ-कहाँ झाँकते हैं, कहाँ-कहाँ आपकी नज़र जाती है, इस पर निर्भर करता है। जी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी नाटकीयता आपको एडवोकेट चंद्रू के एक्टिंग में दिखाई देती है, तो वो फ़िल्म की बहुत खूबसूरत नाटकीयता है। वो फ़िल्म को और ज़्यादा ताकत देती है और ज़्यादा उसको दिलचस्प बनाती है और फ़िल्म में जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भई ये वकील ऐसा है कि बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है, बड़ा भावुक हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी अपनी कोई जैसे उसका अपना जो संघर्ष है, ऐसे लोग हैं, ऐसे हैं। लोग हैं समाज में। जिनको लगता है कि ये अन्याय है, ये 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 एक अत्याचार ऐसा अत्याचार है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अगर उसके अंदर कमिटमेंट है चीज़ों को लेकर, अगर वो महत्वाकांक्षी केवल अपनी निजी सफलताओं को लेकर नहीं है, केवल निजी रूप से कामयाबी के लिए वो काम नहीं कर रहा है जीवन में, तो वाक़ई वो इन्वॉल्व होकर काम करता है। और एडवोकेट चंद्रू जहाँ बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें कुछ नाटकीयता दिखाई दे रही है, वो दरअसल उसकी जेन्युइन है, उसकी उसका उसका वो जिजीविषा है, एंड जो जो उसको प्रोएक्टिव इस तरह से करती है कि वो केरला चला जाता है, वो उसको लेकर ट्रेन में चला जाता है सेंगई। तो आई मीन ये जो स्टोरीज़ हैं ये जो एक उसके उसके जो कदम हैं, मैं समझता हूँ कि इस फ़िल्म की ताकत है। सर, अगर हिंदी सिनेमा में इस तरह का पैरेलल्स ड्रॉ किया जाए तो कोई फ़िल्म याद है? जहाँ तक मुझे याद है, एक फ़िल्म हमने देखी थी, वो था नासिरुद्दीन शाह और ओमपुरी, शायद आक्रोश। नहीं देखिए, हिंदी सिनेमा में हिंदी फ़िल्म जगत में ऐसी फ़िल्में इस कंटेंट से मिलती-जुलती फ़िल्में बनी हैं। मैं ये नहीं हुँ। कह रहा हूँ फ़िल्में बनी ही नहीं हैं, लेकिन हर फ़िल्म का अलग मिज़ाज होता है और हुँ। टाइम और स्पेस के हिसाब से, यानी एक टोटल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फ़िल्म का ट्रीटमेंट और फ़िल्म का डायरेक्टर जो होता है, वो फ़िल्म को कैसे ले जाना चाहता है, इस पर निर्भर करता है। ये फ़िल्म एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट की है, एक ऐसे टाइम स्पेस की है, जहाँ जहाँ पर यूँ कहा जाए कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिस प्रदेश में हुआ है, जिसके जिसके दलित, ओबीसी यानी पिछड़ा समाज, शूद्र समाज
इन समाजों से भी जो बौद्धिक लोग हैं, वकील लोग हैं, लेखक लोग हैं, वो काफी मात्रा में हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हैं। तो तमिलनाडु का जो एक पूरा का पूरा सोशल एग्जिस्टेंस है, सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, वो हिंदी हार्टलैंड के बहुत सारे जो सेंटर्स हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेंटर हो या सिनेमा के सेंटर हो, उनसे अलग है, ये मानना पड़ेगा। तो आप जो इडियम, बहुत सारे जो आप जो मुहावरे जो गढ़ते हैं अपनी फिल्म के लिए, बहुत सारे जो आप जो ट्रीटमेंट आपका होता है फिल्म की स्टोरी को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, वो हो सकता है कि आप उसको लेकर ईमानदार हैं, लेकिन चूंकि आपका सोशल एग्जिस्टेंस अलग है, आपका सामाजिक वजूद अलग है, तो आप उन चीजों को अलग ढंग से दिखाते हैं और तमिलनाडु का आदमी, तमिलनाडु का कलाकार या लेखक अलग ढंग से दिखाता है। तो ये फिल्म उन फिल्मों से भी अलग है। आप आक्रोश का नाम ले लीजिए, आप निशांत का नाम लीजिए, आप मंडी का नाम ले लीजिए, आप भूमिका का नाम ले लीजिए, आप चाहे जितनी फिल्मों का नाम लीजिए। हिंदी में बहुत सारी ऐसी पैरेलल सिनेमा के दौरान कुछ फिल्में बनी, अच्छी फिल्में बनी। सत्यजीत रे की कई फिल्में ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप गौतम घोष की कई फिल्में हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पार एक फिल्म मुझे याद आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी अपने जमाने की। लेकिन मैं इस फिल्म को बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मानता हूं, और ये इसकी खास विशिष्टता है कि ये स्टोरी के साथ न सिर्फ न्याय करती है, बल्कि पूरे सोशल कॉन्टेक्स्ट को उभार कर सामने ला देती है कि देखिए, जहां इतना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है, जहां इतना स्ट्रगल हुआ है पहले, और बेहतर समाज है, वहां भी हालात अभी भी कैसे हैं। ये घटना 1993 की है, जी और 2006 में जजमेंट आया था। और जी जस्टिस चंद्रू जो रियल कैरेक्टर हैं इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट के, यानी ये इस पूरे कथानक के, वो स्वयं उन दिनों एडवोकेट थे जिन्होंने इसी तरह से, जैसे चंद्रू इस फिल्म में लड़ता है वो केस, ठीक उसी तरह से चंद्रू साहब जो एडवोकेट थे, जो बाद में जस्टिस बने, उन्होंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से वो पूरी की पूरी जो है लड़ाई एक वकील के तौर पे लड़ी, एक योद्धा की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, एक बौद्धिक कार्यकर्ता की तरह। तो मैं समझता हूं कि ये इस फिल्म का फर्क है। तो बहुत सारे हमारे हिंदी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो दलित अपने इंटेलेक्चुअल अपने को मानते हों, या बहुत सारे जो प्रगतिशील इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस फिल्म पर दो तरह के सवाल खड़ा करते हैं आजकल, अभी देख रहा हूं मैं। जी जैसे एक तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो, इसका नाम जय भीम क्यों है? हम्म, इसमें तो जय भीम जैसा कुछ है नहीं। इसमें तो कहीं नीला झंडा भी नहीं दिखाई देता है। इसमें तो अंबेडकर साहब के बारे में तो नहीं कह सकते क्योंकि अंबेडकर दिखाई देते हैं फिल्म में। है? लेकिन लेकिन वो ये कहेंगे कि साहब उनकी तस्वीर है, आपने देखी होगी। लेकिन ये कहते हैं कि इस फिल्म में तो लाल झंडे वाले ज्यादा दिखते हैं, इस फिल्म में मार्क्स दिखते हैं, लेनिन दिखते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब सवाल भी कुछ लोग उठा रहे हैं कि ये जय भीम क्यों ले लिया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जय भीम इसलिए ले लिया गया क्योंकि अंबेडकर आज की तारीख में ज्यादा रिलेवेंट हैं, ज्यादा प्रासंगिक हैं, ऐसा मानते हैं बहुत सारे दलित इंटेलेक्चुअल और बहुत सारे लोग मानते हैं। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि ये अंबेडकर साहब की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए जय भीम नाम ले दिया गया है। लेकिन मैं इस धारणा को बिल्कुल गलत मानता हूं। इस फिल्म में जय भीम है, और ये फिल्म जो है जिस उत्पीड़न के खिलाफ स्ट्रगल का आह्वान करती है, वो तो अंबेडकर साहब ने सिखाया था। अंबेडकर साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब ये अलग बात है कि नीला झंडा जिनके पास हिंदी हार्टलैंड में आजकल है, वो संघर्ष ही नहीं करते, वो शिक्षित नहीं होते, वो सिर्फ पद पाने और अपने को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हाल देख लीजिए, कोई बाएं पॉकेट में है, कोई दाएं पॉकेट में है, और पॉकेट किसकी है ये भी हम सब समझ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग आज ये कहते हैं कि इस फिल्म में जय भीम नहीं दिखाई देता, उन्हें जय भीम सचमुच नहीं मालूम कि जय भीम का मतलब क्या है। यस, जय भीम संविधान है, जो एग्जैक्ट, स्ट्रगल है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष है। न्याय के खिलाफ संघर्ष, न्याय के खिलाफ शिक्षा। इस पूरी फिल्म में आपको बताऊं मैं कि किस तरह से जो सेनगई है, जो जो इरुलर
आदिवासी महिला है और जो राजा कन्नू जो है उसकी बीवी है, जिसकी हत्या कर दी जाती है राजा कन्नू, वो कैसे इस फिल्म में एजुकेट होती है। आप देखिए, शुरू में एक साधारण औरत है जिसकी महत्वाकांक्षा है, जिसके पति ने सपने दिखाए थे कि ईंटे का घर बनाएंगे, हमारे बच्चे चूहा नहीं मारेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हैं? ये कहानी है। सारे सिंबोलिज्म है, सारे एग्जैक्टली सिंबोलिज्म। हाँ, सारे वही तो, अंबेडकर साहब के रास्ते पर एक सपना देखना कि बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेट। तो उसी तरह से ये जो लड़की है, ये जो राजा कन्नू की वाइफ है, वो इस पूरी लड़ाई में चंद्रू जो वकील है और जो वो एक सहयोगी मैथ्रा टीचर है, वो कैसे इस आदिवासी महिला जिसके पति को मारा जा चुका है, जिसके बारे में अभी तक उसको मालूम नहीं है कि मारा जा चुका है, वो कैसे अपने पति को पाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए वकील के साथ लड़ती है, रहती है, वो जहां कहता है वहां जाती है, हैं? वो तमाम असुरक्षा के बावजूद, सामंतों के और पुलिस के तमाम हमलों के बावजूद, वो एक एक कदम उसका जो है, वो मैं समझता हूं कि वो स्ट्रगल है, वो एक संघर्ष है। तो वो स्वयं एजुकेट हो रही है इस पूरी की पूरी लड़ाई में। वो काफी कुछ सीख रही है और सीखने का ही एक एजुकेट होने का ही एक ये अभिव्यक्ति है कि जब प्रदेश का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहता है कि तुम जो कहो करने को तैयार है, पैसा, तमाम चीजें, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये वो, और वो सरेंडर नहीं करती, वो प्रलोभन में नहीं आती। आज के दौर में तो बड़े-बड़े अपने को अंबेडकर साहब का नाम लेकर और बड़ी-बड़ी बौद्धिक बातें करने वाले लोग बड़े छोटे-छोटे मामलों में प्रलोभन में आ जाते हैं। लेकिन वो महिला कहती है नथिंग डूइंग, और वो अकेले चल पड़ती है, और उसको गाड़ी पर उसके घर पहुंचाने के लिए पुलिस जो है पीछा करती है कि कहीं इसके साथ कुछ हो जाएगा तो अगले दिन अखबारों में और कोर्ट में न जाने क्या होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जजमेंट आने वाला है। और वो गांव में चलती जाती है सड़क पर, पीछे पीछे दरोगा जो है वो पीछे पीछे, वो उसका हाथ जोड़ते हुए, आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप गाड़ी में बैठ जाइए। जिन लोगों ने उसको मारा, जिन लोगों ने उसके पति को गायब किया, वे लोग दया की भीख मांग रहे हैं कि चलो हम छोड़ देते हैं। वो कहती है नहीं, मैं जाऊं। तो ये वो फौलाद बन गई है संघर्ष से, अपनी शिक्षा से। यही तो अम्बेडकर चाहते थे। अगर एक पूरे आपकी बात को समराइज करें तो जय भीम का मतलब कानून का राज लाने का प्रयास और कानून का राज है। ये एक हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जय भीम का मतलब समता, जय भीम का मतलब समता के लिए संघर्ष, जय भीम का मतलब हमारी जो संवैधानिकता है, जो भी है, उसका विस्तार, उसका विस्तार। तो जब तक लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब तक हमारी संवैधानिकता नहीं रहेगी, जब तक समता मूलक समाज नहीं होगा, तब तक न्याय नहीं मिल सकता उन लोगों को जो इस समाज के सबसे उत्पीड़ित लोग हैं। इसलिए मैं जय भीम को बिल्कुल जायज समझता हूं। इस फिल्म का नामकरण बिल्कुल सही नामकरण है। और दूसरे लोग इस फिल्म के जो क्रिटिक हैं, जो आलोचक हैं, जो आमतौर पे बहुत सारे वामपंथी किस्म के या प्रगतिशील किस्म के या अपने को लिबरल कहने वाले इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि उन्होंने भी कुछ आलोचनाएं लिखी हैं। अब उसमें मैंने एक दो लोगों का, अभी तो कल ही मैं पढ़ रहा था, तो उनका कहना है कि ये फिल्म बहुत लाउड है, बहुत ही इस फिल्म में बड़बोलापन है, इस फिल्म में कलात्मकता की कमी है। इसके अलावा वो उदाहरण देते हैं कि जैसे श्याम बेनेगल साहब ने क्या शानदार वो फिल्म बनाई थी, एक कंकड़ मारता है वो लड़का शीशे की दीवार पर और वो पूरी कहानी जो है विस्फोटक बन जाती है। देखिए वो निशांत फिल्म देख लीजिए, वो अमुक की फिल्म देख लीजिए, वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं मुंबई के समानांतर पैरेलल सिनेमा कहे जाने वाले उस आंदोलन का। मैं उस आंदोलन को बहुत महत्व देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये फिल्म लाउड है, इसमें कलात्मकता की कमी है, दरअसल कला क्या है, इसके प्रति मुझे लगता है कि ये उन लोगों की जो अपने को लिबरल, प्रगतिशील या जो भी आप कह रहे हो, मैं समझता हूं कि उनकी समझदारी पर सवाल उठता है। सर हर हर फिल्म
हर फिल्म का फॉर्म एक जैसा नहीं हो सकता, हर फिल्म का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं हो सकता। ये फिल्म बड़ी फिल्म है। इस फिल्म की तुलना मैं नहीं समझता हूं कि आप किसी ऐसी फिल्म से करें जो स्वयं में भी अपने मिजाज की बड़ी फिल्म हो। हर फिल्म का अपना अपना मिजाज होता है, जैसे हर लेखक का अपना अपना मिजाज होता है। राही मासूम रजा एक उपन्यासकार के रूप में बिल्कुल अलग ढंग के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल बिल्कुल अलग ढंग के इतिहास उपन्यासकार हैं। हरीशोनाथ रेणु अलग ढंग के हैं, सही। अज्ञे अलग ढंग के हैं। जी। एक आखिरी सवाल सर, मैंने जस्टिस चंद्रू का इंटरव्यू पढ़ा है, हिंदू में है, और मैंने उनका जो है एक कुछ इंटरव्यूज भी देखा है, और अपना एक रिव्यू मैंने उनको भेजा भी, और उन्होंने थैंक्स भी लिखा है। और ये सवाल है जो अंबेडकर राइट क्रिटिक अपने आप को कह रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उनके संदर्भ में सवाल है। जस्टिस चंद्रू छात्र जीवन में उन्होंने देखा था आपको ये 77, उन्होंने देखा था, इमरजेंसी देखा था। छात्र जीवन में वो मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, लॉयर नहीं बनना चाहते थे, लॉयर बने, और बाद में मन लग गया उनको और पूरा केस लड़ रहे थे। अभी एक सवाल नहीं उठा है, अगर ऐसे अम्बेडकराइट को ये पता लगे कि जस्टिस चंद्रू, एडवोकेट चंद्रू कहिए, जो उस समय कैरेक्टर है इस केस में, कि एडवोकेट चंद्रू ब्राह्मण है, तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी फिर? देखिए रतनलाल जी, मैं भारत के समाज में अजीब जटिलता है, अजीब समस्या है, और हमारे बौद्धिक जगत में भी कम नहीं है। जो हमारे यहाँ अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा है, वो दलित समाज को, शूद्र समाज को जिस नजर से आज भी देखता है, मैं व्यापक समाज के हिस्से की बात कर रहा हूं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। वो बहुत चिंता जगाने वाली बात है। चिंता जगाने वाली बात इसलिए है कि दरअसल जो उनका नजरिया है वो स्वयं उनके लिए भी घातक है, क्योंकि वो अपनी मनुष्यता से वंचित होते हैं ये नजरिया अपनाकर। जो लोग उत्पीड़न की संस्कृति के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं लोगों से कि देखिए कितना इन लोगों का मन बढ़ गया है, इन लोगों ने पढ़ क्या लिया, इनका मन बढ़ गया है। अरे मन क्या बढ़ गया है? क्या बराबरी की बात करना मन बढ़ना है? तो मैं जब गांव में अभी भी सुनता हूं, जब जाता हूं गांव में, कि जो एक तबका है समाज का, वो स्वयं भी बहुत बड़ा अमीर नहीं है, वो अंबानी अदानी नहीं है, थोड़ा 10 बीघा ज्यादा खेत है, लेकिन दिमाग जो है बिल्कुल फ्यूडल किस्म का है। वो क्यों है? क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए, वो लिबरेटेड नहीं है। वो जिन विचारों के गुलाम हैं, वो विचार उनको मनुष्य नहीं बनने दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उत्पीड़ित समाज का भी कोई एक्टिविस्ट अगर विचारों की अगर उसके अंदर संकीर्ण विचार हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है कि अपर कास्ट जो है या शूद्र समाज जो है, शूद्र समाज का मतलब जो जो ओबीसी है, तो ये जो समाज है इसमें सारे लोग जो हैं वो गड़बड़ है। कंपार्टमेंट में देखता है। सिर्फ दलित समाज ही क्रांतिकारी पैदा कर सकता है, या सिर्फ बदलाव वही कर सकता है। ये गलत सोच है। मैं एक छोटा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए मैं अपने जीवन में शुरुआती दौर में समाज में क्या समस्याएं हैं, समाज में कैसा बदलाव होना चाहिए, इसकी जो सबसे पहली जानकारी मुझे जिन किताबों से मिली, वो किताबें थी प्रेमचंद की, वो किताबें थी राहुल सांकृत्यायन। और सच पूछिए तो राहुल सांकृत्यायन ने और प्रेमचंद ने मुझे अपने छात्र जीवन में, बचपन में मुझे समाज को देखने का, समाज को समझने का नजरिया दिया। और बाद के दिनों में मैंने दूसरे लिटरेचर पढ़ने शुरू किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मैंने एमए के बाद पहली बार पढ़ा था, और वो भी बहुत कम पढ़ा था, बहुत कम। जब मैं जर्नलिज्म में आ गया
तो सन 2000 के बाद संभवतः 2003 या 2004 मैंने डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से पढ़ना शुरू किया। मैं ईमानदारी की बात आज बता रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये जो यात्रा है, जो मैं अपनी निजी यात्रा बताता हूँ विचार की, तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर भी पढ़ा था, अंबेडकर को भी पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि इंडिया में, अच्छा इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी दार्शनिक, कोई भी विचारक हर मुद्दे पर 100% सही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि आज भारत जैसे समाज में अपर कास्ट का भी जो एक हिस्सा है, हम तो कहते हैं कि वो हिस्सा छोटा होता जा रहा है, उसे और बढ़ाना चाहिए। उसने उत्पीड़ित समाजों के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े काम किए हैं। उदाहरण के तौर पे केरल में जो पहला लैंड रिफॉर्म्स किया गया था, वो ईएमएस नंबूदिरिपाद की सरकार में किया गया था। और उसकी जो रेवेन्यू मिनिस्टर थी, जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स का फॉर्मूला पेश किया था, जो फॉर्मेट था लैंड रिफॉर्म्स का, वो गौरियम्मा थी, जो जो स्वयं उत्पीड़ित समाज से आती हैं, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। अब उनका निधन हो गया। इन दोनों के कारण लैंड रिफॉर्म्स लागू हुआ और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, वो दलित समाज था, उत्पीड़ित समाज था या शूद्र समाज था, जिसको ओबीसी आप कह सकते हैं। यही नहीं, ईएमएस नंबूदिरिपाद ने तो जो बहुत भयावह ब्राह्मणवाद था केरल में, जब शूद्र समाज की महिलाओं दलित समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, उसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। तो ये बहुत सारे काम इन समाजों के लोगों ने भी किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह के वर्णों के सारे लोगों में ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो लिबरेटेड लोग हैं, तो अपनी संकीर्णताओं से और अपने वर्ग और अपने वर्ण की धारणाओं से ऊपर उठ गए हैं, उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। और अंबेडकर ने भी किया है। अंबेडकर साहब ने अप्रिशिएट किया ऐसे ऐसे कुछ लोगों को। एक उदाहरण देता हूं सर जी। अंबेडकर जब फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जितने राजे महाराजा थे, चाहे दरभंगा महाराज हो, गायकवाड़ महाराज हो, चाहे पटियाला नरेश हो, जो भी हो, उन सब लोगों से 1340 पाउंड लिया था चंदा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। एक उदाहरण, ये सारे उसमें अपर कास्ट के अमूमन थे, मुस्लिम भी थे और गायकवाड़ महाराज थे, और बाकी सब अपर कास्ट ब्राह्मण भी थे, दरभंगा महाराज। दूसरा एग्जाम्पल, जब वो इमारत फंड बनाने के लिए पैसे के लिए चंदा मांग रहे थे, तो 2.25 लाख रुपए की जरूरत थी। पूरा दलित समाज ने मिलकर 75,000 रुपए इकट्ठे किए, और डॉक्टर अंबेडकर के सवर्ण दोस्तों ने उन्हें 1 लाख रुपया दिया। बताइए। बिल्कुल। तो लंबो लुआब ये है सर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जस्टिस चंद्रू ब्राह्मण भी है तो नो प्रॉब्लम, ऐसे लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए। और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले, इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के लिए लड़ने वाले किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, जेंडर में हो सकते हैं। इसको कंपार्टमेंट में देखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ दलित ही पूरी मुक्ति की लड़ाई लड़ेगा। तो आप तो सारे दलित के ज्यादा नेता जो आरएसएस और बीजेपी के कौन सी मुक्ति की लड़ाई लड़ी जा रही है? जयदीप मोदी कह रहे हैं। नहीं, और रतन लाल जी, एक साधारण सी बात है, मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन राजनीति को समझता हूं, राजनीति का एक छात्र हूं। हमारे देश में अगर दलित समाज को मान लीजिए कि वो 100% इकट्ठा हो गया, तब भी उसकी जो आबादी है इतनी नहीं है कि भारत में बड़े बदलाव का वो पूरा का पूरा जो है अपने कंधे से बदलाव कर दे। उसको बड़ा बनाने की जरूरत होगी। आज देखिए बीजेपी क्यों कामयाब है, क्योंकि एक बहुत छोटे से हिस्से की पार्टी, बहुत छोटा हिस्सा है समाज का जिसकी वो पार्टी है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अलायंस बना लिया। जी, सोशल अलायंस बिल्कुल। और वो जो अलायंस बनाया है, लोगों को यकीनन भ्रमित करके बनाया है, लेकिन बनाया है, और आज उसके बल पर वो सत्ता में है। लेकिन अगर भारत में जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहने वाले लोग हैं, जो अपने को समाज के लिए नारा लगाने वाले लोग हैं, अगर वो कहें कि नहीं नहीं तुम भाग जाओ, हम तो अकेले लड़ लेंगे, अपना अकेले क्रांति, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण, अज्ञानता का और कोई मतलब वजह नहीं हो सकती।
जी सर, डेफिनेटली। और अम्बेडकर ने खुद समाजवादी पार्टी से अलायंस किया था पहले लोकसभा इलेक्शन में। नहीं, अब अंबेडकर साहब देखिए 1956 में उनका परिनिर्वाण हुआ। अगर आज के हालात में अंबेडकर साहब होते तो वो कैसे एक्ट और रिएक्ट करते, ये एक सोचने की बात है। मैं तो कहता हूं कि भारत जैसे मुल्क में आज जो प्रगतिशील धारणा है, जितने प्रगतिशील खेमे हैं, उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये रही है, खासकर मैं वामपंथियों की बात करता हूं, कि उन्होंने भी समाज को ठीक से नहीं समझा। अगर भारत में आज भगत सिंह की वैचारिकी, जो मूलतः वामपंथी वैचारिकी है, और अंबेडकर की वैचारिकी, जो सोशल जस्टिस की वैचारिकी है, इनका एक कन्वर्जेंस अगर हो जाए और एक ईमानदार ऑर्गेनिक सोच से उभरता नेतृत्व सामने आए, तो मैं समझता हूं कि बदलाव का दर्शन और बदलाव का रास्ता वहीं से निकलेगा। जी सर, शुक्रिया। और आपने बहुत ही बारीकी से फ़िल्म का मूल्यांकन भी किया और उनके जो क्रिटिक है, उनका जवाब भी आपने बहुत ही सूक्ष्मता से दी और एक-एक बारीकी को आपने हमें भी समझाया। और अम्बेडकरनामा के दोस्तों को भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, उर्मिलेश जी विभाग बोलते हैं, बहुत पैनी और बारीक नज़र रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनिए और सुनाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जस्टिस चंद्रू ब्राह्मण भी हैं, तो मुझे और अम्बेडकरनामा को, रूमलेस जी को फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ।